गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आपका हनी स्टडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं ज्योग्राफी के बहुत इंपॉर्टेंट जो भारतीय कृषि है, इंडियन एग्रीकल्चर, इन सब के बारे में देखेंगे। आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का टॉपिक, तो बिना स्किप किए ये वीडियो को पूरा देखें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ने से फ्रेंड पहले आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के पास शेयर करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। चलिए देखते हैं आज के इस टॉपिक को। आज के इस टॉपिक में देखेंगे भारतीय कृषि, और भारतीय कृषि किस प्रकार से हमारे देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत मदद करती है। तो सबसे पहले देखते हैं फ्रेंड्स, भारतीय कृषि होता क्या है और किस प्रकार से भारतीय कृषि से हमारे देश की आधारभूत आवश्यकताओं पर निर्भर है। चलिए देखते हैं। भारत में 48.9% श्रम शक्ति कृषि पर आधारित है। जो भारत की 48.9% श्रम शक्ति है, जो पॉपुलेशन है, जो श्रमिक है, वो आज भी कृषि पर आधारित है। देश की राष्ट्रीय आय के विकास करने के लिए कृषि का विकास होना ज़रूरी है। राष्ट्र के विकास के लिए फ्रेंड, देश के विकास के लिए, राष्ट्र और देश के विकास के लिए कृषि का विकास होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि आज भी 48.9% श्रम शक्ति मतलब पॉपुलेशन किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। इस कारण से कहा गया है कि राष्ट्रीय आय और उसके विकास के लिए जरूरी है कि कृषि के विकास पर ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है जो भारतीय कृषि के बारे में कहा गया है। भारतीय कृषि से भारतीय आय में लगभग 14% की सहायता मिलती है। जो भारतीय कृषि है फ्रेंड्स, वो राष्ट्रीय आय में लगभग 14% की सहायता प्रदान करती है। मतलब 14% भाग किससे प्राप्त होता है? राष्ट्रीय आय का 14% भाग वो प्राप्त होता है हमारे भारत के कृषि से। 14% राष्ट्रीय आय के लिए योगदान करता है। इसीलिए हमारे देश की कृषि को स्ट्रॉन्ग होना, उसके उत्पादन में वृद्धि होना अति आवश्यक है। जब प्राचीन समय में फ्रेंड्स, जब कृषि के महत्व को समझा गया तो सरकार द्वारा योजनाएं और नियम कानून बनाए गए। चलिए उनके बारे में देखते हैं कि कौन सी योजना लाई गई थी। जब कृषि के महत्व को समझा गया फ्रेंड्स, तो भारत सरकार के द्वारा आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना क्यों की गई थी? ताकि कृषि में विकास हो सके, उत्पादन में वृद्धि हो सके और नवीन नवीन फसलों का उत्पादन किया जा सके। तो सबसे पहले कौन सी योजना लाई गई थी? आरआरबी की स्थापना की गई थी। उसके बाद नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब देखते हैं कि आरआरबी का फुल फॉर्म होता क्या है। आरआरबी का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड रीजनल रूरल बैंक। इसके द्वारा जो कृषि को बढ़ावा देने के लिए यहाँ से ऋण उपलब्ध करवाया जाता था। बहुत ही कम ब्याज पर ऋण प्रोवाइड करवाया जाता था आरआरबी के द्वारा। नेक्स्ट है नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसमें भी मतलब एग्रीकल्चर के विकास के लिए, उत्पादन में वृद्धि के लिए योगदान दिया गया था। इस प्रकार से आरआरबी और नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अब कृषि के विकास के लिए हरित क्रांति योजना लाई गई थी। चलिए देखते हैं कि हरित क्रांति योजना क्या है, कौन लाया था और कौन से सन में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास के लिए 1967 में डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा प्रथम हरित क्रांति चलाई गई थी। दूसरी हरित क्रांति 1983 में चावल के लिए चलाई गई थी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि के विकास के लिए फैन 1968 में जो डॉक्टर स्वामीनाथन जी थे, उनके द्वारा प्रथम हरित क्रांति योजना लाई गई थी। और कुछ साल बाद 1983 में द्वितीय हरित क्रांति योजना भी चलाई गई। परंतु द्वितीय हरित क्रांति में मुख्य किस पर ध्यान दिया गया था? चावल पर ध्यान दिया गया था। और ये पूछ सकते हैं आपके एग्ज़ाम में कि जो प्रथम हरित क्रांति योजना है वो किसके द्वारा लाया गया था। तो आप ये नाम याद रख लें, साथ में इसका डेट भी याद रख लें। तो डेट है 1967 और इसके संस्थापक या को लाने वाले कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन। ये भी पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, आपके एसएससी एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप क्वेश्चन उठा के देख लीजिए कि द्वितीय हरित क्रांति योजना किसके लिए लाया गया था। तो द्वितीय हरित क्रांति योजना चावल के लिए लाया गया था। सन कौन सा था? 1983। तो इसे याद रखने के लिए मैं आपके लिए ट्रिक
लाई हूँ। चलिए ट्रिक से इसे याद करते हैं। चलिए देखते हैं कि ट्रिक क्या है। हरित क्रांति प्रथम और द्वितीय हरित क्रांति और उसके संस्थापक किनके द्वारा ये लाया गया था, ये जानने के लिए, इसे याद रखने के लिए ट्रिक है। तो वो ट्रिक क्या है? स्वामी 2 किलो हरी चावल 1983 रुपये में। हमारा ट्रिक क्या है? स्वामी 2 किलो हरी चावल 1983 रुपये में। अभी चलिए इसे तोड़ के याद करते हैं कि किस प्रकार से ये ट्रिक हमारा काम करता है। स्वामी से हो गया स्वामीनाथन द्वारा लाई गई योजना, 2 किलो से हो गया दूसरी योजना, और दूसरी योजना किसके लिए लाया गया था, कौन सी फसल के लिए? तो हरित क्रांति, द्वितीय हरित क्रांति किसके लिए लाया गया था? तो चावल के लिए। तो क्या आ जाएगा? 2 किलो से दूसरी योजना और चावल के लिए लाई गई योजना, और डेट क्या था? 1983। इस प्रकार से हम ये ट्रिक के द्वारा याद कर सकते हैं। जैसे स्वामी 2 किलो हरी चावल 1983 रुपये में, ये ट्रिक से आप इजीली याद कर सकते हैं। एक ही ट्रिक में आपको सारी बात अच्छे से याद हो जाएगी। स्वामी 2 किलो हरी चावल 1983 रुपये में, स्वामी से हो गया स्वामीनाथन, 2 किलो से हो गया दूसरी योजना, हरी से हो गया हरित क्रांति, किसके लिए लाया गया था? तो चावल के लिए। 1983 रुपये में 1983 रुपये में अर्थात 1983 में यह योजना लाई गई थी। इस प्रकार से आप इसे इजीली याद कर सकते हैं। अब देखते हैं कि हरित क्रांति के बारे में क्या कहा गया है। हरित क्रांति में ये कहा गया है फ्रेंड्स कि हरित क्रांति के सबसे अधिक प्रभाव जो गेहूं और चावल की खेती पर पड़ा था। हरित क्रांति का सबसे बड़ा प्रभाव किस पर पड़ा था? गेहूं और चावल पर पड़ा था। गेहूं का उत्पादन चावल की तुलना में अधिक वृद्धि हुई थी। चावल को उद्देश्य लेकर द्वितीय हरित क्रांति योजना में चलाया गया था। द्वितीय हरित क्रांति योजना चावल के वृद्धि, चावल के विकास और चावल के उत्पादन में अधिकता के लिए लाया गया था, परंतु चावल की अपेक्षा गेहूं में उत्पादन में अधिक वृद्धि देखने को मिली। तो ये आप याद कर लें। द्वितीय हरित क्रांति योजना जो सन कितना पढ़े थे हमने पढ़ा, सन था हमारा 1983, जो चावल के लिए लाया गया था, परंतु चावल का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कम हुआ। गेहूं का उत्पादन चावल की तुलना में अधिक हुआ। तो आप ये बात याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट है, विश्व में जो हरित क्रांति के जनक हैं वो डॉक्टर बोरलॉग हैं। ये बात याद रखें। अगर विश्व में पूछा जाए, आपको विश्व में पूछा जाए कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं, तो वो कौन होंगे? डॉक्टर बोरलॉग होंगे। और अगर भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाए तो कौन होंगे? वो डॉक्टर स्वामीनाथन। विश्व में और भारत में दोनों में आप उनके जनक को याद कर लें। ये आपके एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बन सकता है, और ये क्वेश्चन आते भी हैं। विश्व में डॉक्टर बोरलॉग है और भारत में डॉक्टर स्वामीनाथन। चले देखते हैं, कृषि के विकास के लिए और कृषि के उत्पादन को बढ़ाने के लिए बहुत सारी योजनाएं हमारे भारत सरकार के द्वारा लाई गई थी और बहुत सारी क्रांति की गई। चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी क्रांति है। तो सबसे पहले आता है फ्रेंड्स कि कौन सी क्रांति किसके लिए लाई गई थी। ये आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे तो आपको दिखेगा कि क्वेश्चन इनमें से ही आते हैं, इससे बाहर नहीं आते, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखते हैं कि हरित क्रांति किसके लिए लाई गई है? खाद्य के लिए। खाद्य के उत्पादन में वृद्धि के लिए हरित क्रांति लाई गई है। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? ये क्वेश्चन आपके 2021 में SSC HCL के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा ये क्वेश्चन। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति किसके लिए लाया गया है? तो दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए लाया गया था। नीली क्रांति किसके लिए लाया गया था? मत्स्य उत्पादन के लिए लाया गया था। पीली क्रांति किसके लिए लाया गया था? तो ये तिलहन के उत्पादन में वृद्धि के लिए लाया गया था। सुनहरी क्रांति किसके लिए लाया गया था? जूट और फल के उत्पादन के लिए सुनहरी क्रांति लाया गया था। गोल क्रांति किसके लिए लाया गया था? तो आलू के उत्पादन में वृद्धि के लिए। तो आप इसे अच्छे से याद कर लें, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपको इससे हेल्प मिलेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि भारत में
जो उत्पादित होने वाले फसल है और वह फसल कौन से राज्य में अधिक उत्पादित होते हैं वो देखते हैं। भारत की जलवायु अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है और वहाँ उस राज्य की प्रमुख उत्पादित फसलें होती है, वो देख लेते हैं कि वो कौन कौन सी मुख्य फसलें हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा उत्पादन केसर की होती है। केसर की उत्पादन कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा जम्मू कश्मीर में होती है। केसर के उत्पादन के लिए जम्मू कश्मीर में अनुकूल जलवायु होती है। केसर के उत्पादन के लिए फ्रेंड्स जो जम्मू कश्मीर है वहाँ की जलवायु अनुकूल होती है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ केसर का उत्पादन सर्वाधिक होता है। वहाँ के केसर पूरे भारत में बहुत ही प्रसिद्ध हैं और काफ़ी कीमती होते हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर जैसा जलवायु अन्य राज्यों में देखने को नहीं मिलता। इस कारण से आप ये बात याद रखें कि जम्मू कश्मीर में केसर का उत्पादन बहुत अधिक होता है। नेक्स्ट राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में देखें तो जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ जनसंख्या अधिकता पाई जाती है और यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि से जुड़े हुए हैं। और वहाँ उत्तर प्रदेश में अधिकांश जनसंख्या किससे जुड़ी हुई है फ्रेंड्स? कृषि से जुड़ा हुआ है। और कौन कौन से वहाँ की मुख्य फसलें हैं? तो गेहूं, गन्ना, दूध और आलू वहाँ की प्रमुख उत्पादन फसलें हैं। गेहूं, गन्ना और दूध वहाँ से मुख्य रूप से प्राप्त होता है उत्तर प्रदेश से। गेहूं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एकमात्र राज्य जहाँ पर गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक होता है तो उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर में हमने पढ़ा केसर उत्पादित होता है और उत्तर प्रदेश में गेहूं, गन्ना और दूध, आलू, ये सब उत्पादन उत्तर प्रदेश में अधिक देखने को मिलता है। नेक्स्ट है कौन सा राज्य है हमारा? पश्चिम बंगाल। अब देखते हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या खास बातें हैं और वहाँ की कौन सी फसल मुख्य है। पश्चिम बंगाल में देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में चावल और जूट का सबसे अधिक उत्पादन होता है। जूट और चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे है। हमारे देश के प्रथम राज्य में चावल के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। प्रथम स्थान चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल आता है। चावल के उत्पादन के लिए पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान आता है, आप इसे अच्छे से याद रख लें। इसी प्रकार चावल को लेकर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें हैं, इसे नोट करके लिख लीजिए। IR20 चावल के अधिकतर उत्पादन होने वाली किस्म है। जो IR20 है फ्रेंड्स, ये चावल का ही प्रकार है और यह अधिक उत्पादन होने वाला है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि IR20 किससे संबंधित है, तो आप इसे याद रखें। IR20 अधिक उत्पादन होने वाले चावल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में चावल की खेती उन क्षेत्रों में होती है जहां पर वर्षा 100 सेंटीमीटर से अधिक होती है। मतलब भारत में चावल की खेती उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है या उस क्षेत्र में अधिकता होती है चावल की खेती का जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। जहां 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा होगी वहां चावल का उत्पादन कम होगा और चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। और पश्चिम बंगाल में यहाँ 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होती है, इसलिए वहाँ के चावल उत्पादन के लिए प्रथम स्थान है। नेक्स्ट पॉइंट है, चावल का उत्पादन भारत के सबसे ज़्यादा होती है अन्य खाद्य फसलों की तुलना। जो भारत में फ्रेंड्स अन्य उत्पादन होता है जैसे गेहूँ, मक्का, कपास, जूट, तिलहन, दालें, उन सब की अपेक्षा जो भारत में चावल है वो सबसे ज़्यादा उत्पादन चावल का होता है। सभी फसलों में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका होता है? भारत में चावल का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अन्य फसलों की तुलना। तो आप इसे याद कर लें, अन्य फसलों की तुलना में भारत में सबसे ज़्यादा किसका उत्पादन होता है? तो चावल का होता है। नेक्स्ट राज्य है हमारा असम राज्य। असम राज्य में चाय उत्पादन अधिकता होती है। जो असम राज्य है फ्रेंड्स, वहाँ चाय का उत्पादन अधिक होता है। असम चाय की खेती के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। परंतु दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तमिलनाडु। जब हम दक्षिण भारत की ओर देखें, हमारे जो निचला भाग, तटीय भाग की ओर देखें, तो उसमें तमिलनाडु भी प्रसिद्ध है चाय के उत्पादन के लिए। परंतु जब हम ऊपर की ओर देखेंगे तो
प्रथम स्थान कौन सा है? असम है, जो चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। नेक्स्ट कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में फ्रेंड्स सोयाबीन, दाल, तिलहन, चना के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। जो मध्य प्रदेश है वहाँ दाल, सोयाबीन, तिलहन और चना इस सब के उत्पादन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वहाँ दाल, तिलहन और सोयाबीन इसका उत्पादन मध्य प्रदेश में अधिक होता है। नेक्स्ट है हमारा राजस्थान। राजस्थान राज्य में सरसों का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो राजस्थान सरसों के उत्पादन के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट राज्य है हमारा गुजरात। गुजरात में फ्रेंड्स कपास, मूंगफली का उत्पादन होने वाला राज्य है। कपास उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान आता है। कपास का उत्पादन और मूंगफली का उत्पादन वाला राज्य गुजरात है, परंतु कपास उत्पादन में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम स्थान है। नेक्स्ट है हमारा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में प्याज, अरहर, अंगूर, आम अधिक उत्पादित किया जाता है। कौन कौन सी फसलें महाराष्ट्र में प्रमुख उत्पादन किया जाता है? तो वो है प्याज, अरहर, अंगूर, आम। इसकी अधिकता उत्पादन महाराष्ट्र में देखने को मिलती है। नेक्स्ट राज्य है हमारा कर्नाटक। कर्नाटक में फ्रेंड्स कॉफ़ी, सनफ्लावर, सूरजमुखी, सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी, कॉफ़ी हमने पढ़ा है कि दक्षिण भारत में कर्नाटक है, तमिलनाडु है, इस सब राज्य में कॉफ़ी उत्पादन होता है। कर्नाटक में रेशम उत्पादन भी किया जाता है। कॉफ़ी से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि कॉफ़ी कुर्ग जिले में सबसे अधिक उत्पादन होने वाला स्थान है। कॉफ़ी का अनुसंधान केंद्र कुर्ग स्थान कौन सा है? कुर्ग है। कॉफ़ी का उत्पादन या अनुसंधान केंद्र कौन सा है? कुर्ग है, कुर्ग में स्थित है। अनुसंधान केंद्र कुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट राज्य है हमारा केरल। केरल तो सबको पता होगा कि मसालों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। एक ऐसा राज्य है जहाँ से मसाले बहुत मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं। मसाले के नाम में केरल बहुत ही फेमस है। मसालों के नाम पर केरल सबको पता है, सबके साथ सभी प्राकृतिक रबड़ और गरम मसाला, काजू, नारियल, काली मिर्च आदि का उत्पादन केरल में सबसे ज़्यादा अधिक होता है और केरल मसालों के लिए सभी जगह सभी देशों में जाना जाता है। नेक्स्ट राज्य है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में फ्रेंड्स हल्दी, तंबाकू, मक्का आदि की फसल अधिक होती है। आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। जो हल्दी, तंबाकू और मक्का है फ्रेंड्स, इसका उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य में किया जाता है। भारत के जो मुख्य फसलें होती हैं फ्रेंड्स, उसके बारे में देखते हैं कि भारत के जो मुख्य फसल है उनको 3 प्रकार से बांटा गया है। चलिए देखते हैं कि भारत के प्रमुख फसलों को 3 भागों में किस प्रकार से बांटा गया और उनके कौन कौन से 3 प्रकार हैं। सबसे पहले देखेंगे भारत के प्रमुख फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है नकदी फसल। रबी फसल वही फसलें हैं फ्रेंड्स जो अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाती है। अक्टूबर से नवंबर के बीच बोई जाने वाली फसल को रबी फसल कहते हैं और मार्च से अप्रैल में इसे काट ली जाती है। अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च और अप्रैल में इसे काट ली जाती है। कौन कौन से हैं रबी फसल, उसकी उदाहरण देख लेते हैं। गेहूँ, सरसों, मटर, चना। गेहूँ, सरसों, मटर, चना, गेहूँ, सरसों, मटर, चना, ये सभी किस रबी फसल के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है सेकंड है हमारा खरीफ फसल। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में से काट ली जाती है। जून जुलाई में इसका बोना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स और अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई शुरू कर दी जाती है। कौन कौन से हैं खरीफ फसल, उसके उदाहरण वो देख लेते हैं। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना, कपास। चावल, सोयाबीन, ज्वार, बाजरा, मक्का, गन्ना और कपास इसके प्रमुख उदाहरण हैं। नगदी फसल, नगदी फसल के कौन कौन से फसल आते हैं, तो वो है तंबाकू, गरम मसाला, रबड़ और गरम मसाला, रबड़ और तंबाकू। ये
किसके अंतर्गत आते हैं? ये आते हैं नकदी फसलों के अंतर्गत। तो इस प्रकार से भारत के कृषि को 3 कैटेगरी में रखा गया है। पहला है रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है नकदी फसल। इन सब के बारे में हमने अध्ययन किया। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। बाय बाय, सी यू, टेक केयर फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।